नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर हम कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पे है पदार्थ हैं मिश्रण, नंबर 2 है मिश्रण के प्रकार, नंबर 3 पे हम देखेंगे मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता हमें क्यों हुई, और 4 नंबर पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम इन्हें पृथक कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं पदार्थ हैं मिश्रण। थोड़ी सी शक्कर अपनी हथेली पर लीजिए, आप देखेंगे कि इसमें आपको केवल एक ही प्रकार के कण यानी जो शक्कर है वो दिखाई देती है। अब आप अपने घर के आसपास में मुट्ठी भर बालू मिट्टी लेकर उसे ध्यान से देखिए। इसमें आपको कई प्रकार के कण जैसे मृदा, छोटे कंकड़, घास फूस आदि दिखाई देंगे। दोनों पदार्थों में क्या अंतर है, आओ चर्चा करें। तो जो शक्कर लेंगे उसमें तो एक ही पदार्थ होगा, और जो मिट्टी है उसके अंदर अलग अलग होंगे, जैसे छोटे छोटे कंकड़, घास फूस इत्यादि। शक्कर एक पदार्थ है जबकि बालू मिट्टी मिश्रण है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, शक्कर तो एक है जो क्या है एक पदार्थ है, और बालू मिट्टी है जो क्या एक मिश्रण है। तो मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं, जैसे वायु है तो वायु क्या है, मिश्रण है। शरबत एक मिश्रण है, आइसक्रीम मिश्रण है, दूध ये भी मिश्रण है, समुद्री जल ये भी मिश्रण है, बालू मिट्टी ये मिश्रण। तो निम्न में से कौन सा मिश्रण है या कौन सा पदार्थ है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनके अंदर से एक तो आपको दे देंगे, अगर मिश्रण को अलग करना हुआ तो मिश्रण दे देंगे एक, अगर पदार्थ को अलग करना हुआ तो 3 ये मिश्रण दे देंगे, जैसे वायु, शरबत, दूध 3 ये दे दिए, एक कोई अलग दे दिए, जैसे शक्कर दे दी, चीनी दे दी, इस प्रकार से। तो इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हैं। रीट के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। रीट का जो पहला पेपर होता है जिसे आरटेट के नाम से जानते हैं, उसके अंदर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की जो साइंस है और आरबीएससी की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर से ही पूछा जाता है। उससे बाहर बहुत ही कम चांस है कि आपको फर्स्ट पेपर में साइंस का मैटर उससे बाहर पूछ ले। आगे मिश्रण और अवयव हैं, उनको आप अलग अलग देख सकते हैं। जैसे वायु में क्या क्या होता है, तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि होते हैं। इस प्रकार से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार के बारे में। मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को मिश्रण के घटक या अवयव कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रण में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उनको घटक या अवयव कहते हैं। कुछ मिश्रण में इन घटकों को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि कुछ मिश्रण में घटकों को देखना संभव नहीं होता। कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको आसानी से हम देख नहीं पाते हैं। कांच का एक गिलास लीजिए, उसको पानी से लगभग आधा भरिए और 1 चम्मच उसमें नमक डालकर हिलाइए। नमक उसमें घुल जाता है। इस मिश्रण में पानी और नमक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो इस मिश्रण के अंदर क्या है, जो नमक है वो उस पानी के अंदर पूरी तरह से घुल चुका है और इसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक का जल में विलयन, कि 2 ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें किसी मिश्रण होता है जिसमें 2 अवयव उपस्थित होते हैं लेकिन उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक का जल में विलयन या चीनी का जल में विलयन। नंबर 2 पे देखते हैं, कांच के एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें 1 छोटा चम्मच मूंगफली का या सरसों का तेल मिलाइए। आप क्या देखते हैं
कि बीकर में पानी तथा तेल की दो अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। जो तेल है वो पानी के ऊपर हमें तैरता हुआ दिखाई देगा, तो दो अलग अलग परत उसके अंदर दिखाई देगी। अतः ऐसे मिश्रण जिसमें उनके अवयव पदार्थ को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी का जो मिश्रण है वो कौन सा हो गया, तो विषमांगी मिश्रण। इसमें आप देख सकते हैं दो अलग अलग लेयर दिखाई दे रही है। ऊपर ये येलो है वो क्या है, तेल है, और नीचे है जो पानी है। तो इस प्रकार से हमने देखा समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी क्या होता है। तो समांगी में तो दो अवयव है वो मिल जाते हैं और उनको अलग अलग देख नहीं सकते, और विषमांगी के अंदर वो दोनों अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों की प्रकृति के आधार पर मिश्रणों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नंबर 1 पे कौन सा आ गया, समांगी मिश्रण, और नंबर 2 पे जो आ गया वो है विषमांगी मिश्रण। अब इनको अलग अलग करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से अलग अलग विधियां हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो नंबर 1 पे है पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है वो देखते हैं पहले। आपने अपनी माताजी को गेहूं बीनते हुए देखा होगा। आपकी माताजी गेहूं से छोटे छोटे कंकड़ या अन्य अनाज के दाने की अशुद्धियों को हाथ से बीनकर अलग करती है। तो बीनकर क्या करते हैं, हम जो कंकड़ होते हैं कनक के अंदर या गेहूं के अंदर उसे हम अलग कर लेते हैं। यदि आपको गेहूं जौ मक्का मिलाकर दिया जाए तो इन्हें अलग करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। आप पहचान के आधार पर गेहूं जौ मक्का के मिश्रण को हाथ से बीनकर अलग करते हैं। इस प्रकार किसी मिश्रण में से प्रत्येक अवयव को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। तो पृथक्करण क्या होता है, तो कोई भी जैसे मिश्रण है उसमें से जो अवयव है, जितने उनमें अवयव है उनको सभी को अलग अलग कर देना, वही क्या कहलाता है, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब ही होना है अलग होना, सेपरेट होना। आगे देखते हैं कि मिश्रण के अवयवों को पृथक या अलग करने की आवश्यकता, उसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो मिश्रणों में अशुद्धियों को पृथक करके हम उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्य एवं उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। साथ ही मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सीमेंट में अशुद्धि के कारण उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है, सोने में अशुद्धि के कारण उसकी चमक कम हो जाती है, अशुद्ध जल को पीने से हम बीमार हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं मिश्रण से अवयवों को पृथक करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे अगर किसी पदार्थ में अशुद्धि मिल जाती है तो उसकी सामर्थ्यता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाता है। और अगर जैसे पानी के अंदर मिल जाती है तो उसको पीने से हम बीमार हो सकते हैं। सोने के अंदर अगर अशुद्धि मिला जाती है तो उसकी चमक कम हो जाती है। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने के कई विधियां प्रचलित है जो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पे है बीनना, जो हमने ऊपर भी देखा था कि गेहूं, चावल, दाल में उपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी व अन्य अशुद्धियां मिली होती है, जो प्राय बहुत कम मात्रा में होती है। इनकी मात्रा क्या है, बहुत ही थोड़ी होती है। तो इसकी आकृति व रंग गेहूं, चावल व दाल से भिन्न होता है। इन अशुद्धियों को हाथ से निकालते हैं, इसे बीनना या हस्तचयन कहते हैं। जिस चीज़ को हम हाथ के द्वारा एक एक करके, जैसे ये काफ़ी कण है, इनके अंदर एक कोई अलग आ गया तो उसको अगर हमें निकालना है, जैसे ये कण आ गए, कोई 2-4 ऐसे होंगे इनके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इनको हाथ से बिन के निकाल लेंगे या एक एक करके इनको उठा लेंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, बिनना कहते हैं या हस्तचयन कहते हैं। नंबर 2 पे देखते हैं हमने छानना। आटा गूंदने से पहले आपकी माताजी आटे की छाननी से छानती है। तो आटे को क्या करते हैं, हम गूंदने से पहले क्या करते हैं, उसको छानते हैं। भूसा व अन्य अशुद्धियों छन्नी के ऊपर रह जाती है और शुद्ध आटा छन्नी से छनकर नीचे आ जाता है। भवन निर्माण वाले स्थानों पर आपने प्राय देखा होगा कि चालनों की सहायता से रेत से कंकड़ तथा पत्थर अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को छानना या चालना कहते हैं। तो एक तरफ अपने देख सकते हैं ये
छानना है, दूसरी तरफ ये चालना है। तो इनके द्वारा हम क्या है किसी वस्तु को अलग कर सकते हैं, उसे छान कर अलग किया जा सकता है। 3 नंबर पे देखते हैं निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। अब हम देखें कि गंदले जल से मिट्टी जैसी अविलीय अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है। एक छन्ना कागज़ लीजिए व इसको चित्र 3.6 के अनुसार मोड़कर एक शंकु की आकृति तैयार कीजिए। इसे एक कीप में लगाकर नीचे रखिए। गंदले जल को छन्ने कागज़ पर धीरे धीरे सावधानी से उड़ेलिए। कीप का 2/3 भाग भर जाने पर हम देखते हैं कि छन्ना कागज़ मिट्टी के कंकड़ के ऊपर ही रोक लेता है। तो ये कागज़ क्या है, कंकड़ होते हैं उनको कागज़ के ऊपर ही रोक लेता है, जबकि जल नीचे चला जाता है। तो इसको हम डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। ये बीकर है जिसके अंदर गंदा जल है, ये कीप लगी हुई है और कीप के अंदर कागज़ है उसको मोड़कर लगाया गया है। तो जैसे ही ऊपर जो अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर रह जाती है और नीचे क्या है स्वस्थ जल चला जाता है। इसे निस्यंदन प्रक्रिया बोलते हैं। छन्ना कागज़ या फिल्टर पेपर द्वारा मिट्टी एवं जल को अलग कर सकते हैं। ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। तो ये किसके लिए काम आता है, ठोस तथा द्रव के जो मिश्रण होता है, एक तरफ क्या होता है ठोस और दूसरी तरफ क्या होता है द्रव, एक तरफ द्रव तो दूसरी तरफ ठोस, उसको अलग करना है तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी है, तो निस्यंदन। 4 नंबर पे अब अपने देखते हैं निष्पावन या फटकना। घरों में आपकी माताजी को सूप से गेहूं एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। सूप की सहायता से अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को पृथक करने की प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। तो फटकना किसे कहते हैं, जो अनाज होता है उसके अंदर जो हल्की हल्की अशुद्धियाँ होती है उसको अलग करना है, तो उस प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। खलिहानों में किसान अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं। अनाज भारी होने के कारण पास में गिरता है, जबकि हल्का भूसा वायु के प्रवाह से दूरी पर जाकर अलग हो जाता है। इस प्रकार किसी मिश्रण से अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। तो निष्पावन में क्या होता है कि एक किसान है जो अपने खेत में अनाज निकालता है, उसके बाद वो ऊपर से उसको फेंकता है, जिसके कारण जो अनाज है वो थोड़ा सा पास में गिरता है। जो उसके अंदर अशुद्धियाँ यानी जो भूसी आदि होते हैं वो वायु के वेग के कारण, जैसे धीरे धीरे वायु चल रही है उसी से क्या है वो थोड़ी दूर जाके गिरती है, तो वो दोनों पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और इस विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन को आप पवन के नाम से याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे पवन चलती है पवन के हिसाब से वो एक तरफ आगे चला जाती है अशुद्धियाँ, और जो अनाज है वो पीछे रह जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्पावन। 5 नंबर पे हम देखेंगे कि अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, आपने घरों में दही से मक्खन और छाछ को पृथक होते हुए देखा होगा। बिलोनी की सहायता से दही को पात्र में वृत्ताकार घुमाया जाता है, जिससे भारी अवयव यानी जो छाछ है वो नीचे रह जाती है और हल्का अवयव मक्खन ऊपर आ जाता है। यह क्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। तो अपकेंद्रण की सहायता से क्या होता है, जो छाछ होती है वो भारी होती है वो तो नीचे रह जाती है, और जो मक्खन होता है वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, और इस क्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। आगे हम देखते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, खेतों में विभिन्न दालों धान के पौधों को सुखाया जाता है। तत्पश्चात अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए सूखे पौधों को पत्थर या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है।
इस हेतु आजकल थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ये तो जो पुराना तरीका था, अपना परंपरागत तरीका था, वो है थ्रेसिंग करने का, जो अपने को इस डायग्राम में दिखाया गया है कि या तो कोई पत्थर होता था, उसके ऊपर अनाज के जो सूखा हुआ अनाज होता था उसको उसके ऊपर पीटा जाता था, और या किसी लकड़ी के पट्टों पर उसको पीटते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, यह काम नहीं करता है। वर्तमान में थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है और उससे अलग अलग भूसा और अनाज को अलग कर लेते हैं। साथ पे अपने देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जल का वाष्प में बदलकर ऊपर उठ जाना। वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन, समुद्री जल से नमक को कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये क्या विधि रहती है इसके बारे में हम देखते हैं। एक चाइना डिश लीजिए, इसको लगभग आधा पानी से भरिए, इसमें 1 चम्मच नमक डालकर हिलाइए। अब पानी को चित्र 3.11 के अनुसार गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चाइना डिश का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और चाइना डिश में नमक शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, जिससे वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें लैगून कहते हैं। लैगून क्या होती है कि जो समुद्र का जल होता है उसे छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है तथा नमक क्यारियों में बच जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव को जब हम वाष्प में बदल देते हैं तो उसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा उदाहरण मान सकते हैं कि जो सामान्यतः काम में लिया जाता है, समुद्र के जल से नमक प्राप्त किया जाता है। ये वाष्पीकरण का उदाहरण दिया गया है, जो हमने चाइना डिश के अंदर नमक और पानी डाला था उसका, और दूसरी तरफ ये समुद्री जल से नमक बनाने की विधि है, जो छोटी छोटी क्यारियों में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है समुद्र तट के पास, और बाद में इसे इन क्यारियों के अंदर से जल तो वाष्पित हो जाता है और नमक बच जाता है। आगे हम देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कागज पर रेत व लोहे की छन्नी का मिश्रण लीजिए, चुंबक को मिश्रण के पास ले जाइए, बार बार यह प्रक्रिया दोहराइए। हम देखते हैं कि लोहे की छीलन चुंबक पर चिपक जाती है और रेत कागज पर रह जाती है। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ से पृथक किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, लोहे की छीलन और रेत है वो इकट्ठी हुई है, तो उसके ऊपर से जब हम चुंबक को फेरते हैं या उसके पास चुंबक को ले जाते हैं, तो जो लोहे की छीलन है वो सारी की सारी चुंबक के साथ चिपक जाती है और जो रेत है वो अलग रह जाती है। और इस विधि को क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नंबर 9 पे है ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। घरों में प्राय ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए हम नेफ्थलीन की सफ़ेद गोलियां रखते हैं। तो ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किसकी गोलियां काम में ली जाती है, तो नेफ्थलीन की। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह गोलियां छोटी या गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानकारी प्राप्त करें। कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं एवं ठंडा करने पर वाष्प से बिना द्रव में बदले ही पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वापातन क्या होता है कि कोई जो ठोस है उसे गर्म करेंगे तो वह सीधा ही गैस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार उसे ठंडा करेंगे गैसीय अवस्था से तो वो सीधा ही ठोस में बदल जाएगा, बजाय कि द्रव में आने से। तो इधर देख सकते हैं आप, ठोस से गर्म करने पर वाष्प और वाष्प को ठंडा करने पर ठोस। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। हम ऊर्ध्वापातन के द्वारा नमक एवं नौशादर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं।
तो नमक और नशादर का जो मिश्रण है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो उद्रवपातन प्रक्रिया द्वारा। ये डायग्राम में दिखाया गया है नौशादर और नमक को अलग अलग करते हुए। नंबर 10 पे है अवसादन एवं निथारना। तो इसके अंदर क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। कांच का एक बीकर लीजिए, उसको जल से लगभग आधा भरिए, उसमें एक चम्मच बालू रेत डालकर हिलाइए। आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि बालू रेत बीकर में नीचे बैठ जाती है। मिश्रण में भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन क्या होता है कि जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के हैं वो ऊपर रह जाते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक दूसरे बीकर में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया ही को निथारना कहते हैं। सामान्य भाषा में ही हम इसे निथारना ही कहते हैं कि जो ऊपर ऊपर से है, जो हल्के अवयव वो दूसरे किसी बीकर में अलग कर लेते हैं, जो भारी अवयव रह गए वो नीचे अलग हो जाते हैं। ये सिंपल से कुछ हैं, लेकिन आप इनके उदाहरण जरूर याद रखिए कि कौन सी विधि द्वारा किसको अलग किया जाता है। कांच के एक बीकर में गंदला जल लीजिए, जिसमें धागे से बंधा हुआ फिटकड़ी का टुकड़ा लटकाकर और उसे घुमाइए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिट्टी के कण भारी होने के कारण बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं। शुद्ध जल को ऊपर से निथार कर अलग कर लेते हैं। तो ये जैसे पानी के अंदर कुछ मिश्रण है, जैसे मिट्टी है, कुछ और कण है, और उनको अलग करना है तो उसके अंदर फिटकड़ी का भी यूज कर सकते हैं। 11 नंबर पे अपने देखते हैं आसवन विधि। आसवन विधि क्या होती है, तो जलाशय अथवा नल के जल में अशुद्धियाँ घुली रहती है, अतः ऐसा जल प्रयोगशालाओं में या दवाइयाँ बनाने में काम नहीं आता है। प्रयोगशाला में तथा इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं। अशुद्ध जल जो जिसका पीएच मान क्या होता है, 7। जल से घुली हुई अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं, इसके लिए हम गतिविधि को देखते हैं। केतली में जल लीजिए व इसे गर्म कीजिए। धातु की एक प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी है। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। पानी की अशुद्धियाँ केतली में रह जाती है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट से संपर्क में आती है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में एकत्रित हो जाता है। भाप को द्रव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो वाष्पन क्या होता है और संघनन क्या होता है, इसके बारे में दोबारा आप थोड़ा सा देख लिए कि द्रव का वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में परिवर्तन करना है तो उसे वाष्पन कहते हैं। और संघनन क्या है, तो भाप को द्रव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, उसे संघनन कहते हैं। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो आसवन किसे कहते हैं, तो किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं, जैसे ये केतली है, इसके अंदर नीचे स्टोव से ऊष्मा दी जा रही है, तो इसके अंदर जो जल है वो गर्म होकर और वाष्पन विधि के द्वारा ऊपर उठेगा। ऊपर जो प्लेट है उसके ऊपर बर्फ़ है तो वो ठंडी है, जिसके कारण ये छोटे छोटे बूंदों में बनता जाएगा और दूसरे बीकर में हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो द्रव से जो वाष्प बनता है उसको वाष्पन क्रिया कहते हैं, और वाष्प से जो द्रव बनता है उसको संघनन क्रिया कहते हैं। इसको छोटे से अपने एक समीकरण के द्वारा
समझ सकते हैं कि द्रव सीधा वाष्प में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को वाष्पन क्रिया कहते हैं, और वाष्प द्रव में बदलेगा तो उसे संघनन क्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा इसके बारे में। ये कुछ बातें दी गई है और इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें आप ज़रूर करके देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी प्रकार से 10th तक सभी बुक साइंस की हो चाहे एसएसटी की हो उन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मैथ शुरू कर देंगे और एसएसटी का कुछ जो पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।